इस में हम देखेंगे कि सेल में क्या क्या होता है और सेल के क्या क्या हिस्से होते हैं। तो पहला होता है कि सेल वॉल। इट इज़ एन रिजिड लेयर, यानी कि एक सख्त लेयर है, डेड लेयर है, मरी हुई लेयर है ये। इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हर एक जीवों में ये नहीं पाई जाती है। फंजाई हैव दिस सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी है। बैक्टीरिया हैव दिस सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकिन। पेप्टिडोग्लाइकिन का मतलब होता है पेप्टाइड यानी कि प्रोटीन, और ग्लाइकिन यानी कि कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ये मिक्सचर है कार्बोहाइड्रेट और पेप्टाइड का। ये एक्चुअली बनती है नैगो नेम से। ये जब हम बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे तो हम और अच्छे से जान पाएंगे। प्लांट हैव दी सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लांट की सेल वॉल बनती है सेलुलोज से। एंड एनिमल सेल डोंट हैव सेल वॉल, यानी कि जानवरों में जो सेल पाए जाते हैं, मेरे में जो सेल है, एक कैट में, डॉग में या पक्षी में जो भी सेल है उनमें सेल वॉल नहीं होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? इट इज़ एन थिन डिलिमिटिंग लेयर विच इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल। जितने भी सेल हो गए, चाहे वो बैक्टीरिया का हो या फिर कोई भी सेल हो, आपका प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक सेल हो, सब में ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। क्योंकि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो तो एक सेल बन ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि कोई तो ऐसी चीज़ चाहिए जो ये तय कर देगी कि एक सेल कहाँ से कहाँ तक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक बाउंड्री तो है सेल की, जो तय करती है कि सेल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। एक से लंबा है, गोल है, स्पेरिकल है, जो भी शेप है उसका, वो कौन ये कर रहा है, तय कर रहा है, वो तय कर रहा है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आता है साइटोप्लाज्म, जो सेल के अंदर का जो हिस्सा होता है, लिक्विड हिस्सा होता है, जिसमें बहुत सारा हिस्सा पानी का होता है, कुछ सॉल्ट होते हैं, और जिसमें सेल ऑर्गेनली तैर रहे हैं, न्यूक्लियस तैर रहा है, स्विमिंग कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, या जिसको हम कहते हैं साइटोसोल भी कहते हैं। इट इज़ एन सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ सेल। सेमी फ्लूइड यानी कि पूरा फ्लूइड नहीं है और पूरा सॉलिड भी नहीं है, पूरा सॉलिड भी नहीं है और पूरा लिक्विड भी नहीं है, सेमी फ्लूइड है। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ ऑल सेलुलर एक्टिविटीज़, यानी कि जितने भी मेटाबॉलिक काम होता है वो इसी यहीं पे होता है, साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। ऑल केमिकल रिएक्शन ऑफ सेल आर टेकिंग प्लेस इन साइटोप्लाज्म में। जितनी भी सेल के जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है एक सेल में, वो सब इसके साइटोसोल में ही होती है। क्या है, अब हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनेल्स आर द स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट इन द साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल टू परफॉर्म वेरियस काइंड ऑफ वर्क्स। यानी कि सेल ऑर्गेनेलिस वो स्ट्रक्चर्स है जो कि साइटोसोल में मौजूद है सेल के, जो कि अलग अलग काम कर रही है। जैसे कि हम अभी देखेंगे, एक होती मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस, दूसरी होती नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस। ज़्यादातर मेम्ब्रेन बाउंड होती है। दे हैव देयर ओन मेम्ब्रेन, उनकी खुद की एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन भी हो सकती है, फोस्फोलिपिड बैरियर 2 भी हो सकती है या फिर सिंगल भी हो सकती है। 2 वाले कौन से हैं? वो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। यानी कि इन तीनों सेल ऑर्गेनेली की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डबल मेम्ब्रेन है, यानी कि 2 लेयर है फोस्फोलिपिड बैरियर की। और सिंगल बाउंड लेयर में जो होती मेम्ब्रेन में है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, मैक्रोबॉडीज, लाइसोसोम। यानी कि इन सब सेल ऑर्गेनेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिंगल बाउंड है, वो एक ही लेयर है फोस्फोलिपिड बैरियर की। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड यानी कि जिनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है नहीं, वो है राइबोसोम्स, सेंट्रोइड्स। सेंट्रोजोम वो होते हैं जहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं और जो क्रोमोसोम्स को खींचते हैं। जब भी एक सेल डिवाइड होता है तो सेंट्रोजोम उसके दोनों एंड में पहुंच जाते हैं, और जब न्यूक्लियस का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जब उसका ब्रेक डाउन होता है, और जो डबल में जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, उन क्रोमोसोम्स का जो क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रोमियर होता है, उस सेंट्रोमियर में जाके लग जाते हैं, कैनेटोकोर में। ये आपके
माइक्रोट्यूब्यूल, और जो माइक्रोट्यूब्यूल जो निकलते हैं वो सब निकलते हैं यहाँ के सेंट्रोइड से निकलते हैं, सेंट्रोजोम जिनको हम कह रहे हैं। तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल के हिस्से हैं उसमें आते हैं राइबोसोम्स आपके, और आते हैं सेंट्रोइड्स, और डबल मेम्ब्रेन बाउंड में आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस वगैरह। और सिंगल बाउंड यानी कि एक ही लेयर है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की, उसमें आता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, मैक्रोबॉडीज, लाइसोसोम्स, ये सब आते हैं। मैक्रोबॉडी वेरी टाइनी साइज सेल ऑर्गेनेलिस सच एज पेरोक्सिसोम्स, दे कंटेन एंजाइम्स। मैक्रोबॉडी बहुत ही छोटी छोटी सेल के हिस्से होते हैं जिनमें एंजाइम्स होते हैं। न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं हम कि न्यूक्लियस क्या होता है। इट इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल, इसे हम सेल का ब्रेन कहते हैं क्योंकि इसी के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए से बाद में बनता है आरएनए, और आरएनए की हेल्प से बनता है हमारा प्रोटीन, और प्रोटीन फिर सेकेंडरी टर्शरी में जाता है और बनता है एंजाइम्स, जो कि जाके फिर कुछ ना कुछ काम देता है। जैसे कि किसी भी व्यक्ति का रंग क्या होगा वो डिपेंड करता है वो उसकी बॉडी में जो सेल है वो कौन से तरह का प्रोटीन बना रहे हैं। अगर उसकी बॉडी में मेलानिन की जो प्रोटीन है उसकी मात्रा ज़्यादा होगी तो उसका रंग काला हो जाएगा। तो ये मेलानिन जो प्रोटीन था वो किसने बनाया? सेल ने बनाया। अब सेल ने बनाया प्रोटीन तो किस बेसिस पे बनाया? कोई ना कोई आरएनए के बेसिस से बनाया। अब वो आरएनए किससे बना? डीएनए से बना, यानी कि उसके डीएनए में वो कोड थे जो कह रहे थे कि हमें बनाना है मेलानिन नाम का प्रोटीन जो कि एक व्यक्ति का रंग काला करेगा। तो सारी चीज़ किसी भी एक सेल में काबू कर रहा है डीएनए, और डीएनए मौजूद है, और डीएनए मौजूद है न्यूक्लियस के अंदर। इसलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियस जो वो दिमाग है किसी भी सेल का। इट रेगुलेट्स ऑल द एक्टिविटीज विद इन द सेल, ये पूरी की पूरी जो एक सेल की जितने भी काम होते हैं वो रेगुलेट करता है। यानी क्योंकि जितने प्रोटीन बनेंगे सेल में वो कौन बनाएगा? वो बनाएगा आपका ये क्या नाम है उसका? न्यूक्लियस, सॉरी सेल बनेगा है। इसके बाद आता है आपका ये क्या लिखा है? इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल इन फ्रंट ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। साइज ऑफ सेल, अब हम आते हैं साइज ऑफ सेल में। द साइज ऑफ सेल इज हाईली वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज है, बहुत ही रेंज फर्क हो सकता है। कोई सेल एक बहुत ही छोटा है तो कोई एक सेल बहुत ही बड़ा है। पहले आता है माइकोप्लाज्मा, इसका लेंथ हम देखते हैं 10⁻⁻6 मीटर है इसका लेंथ, और डायमीटर है 0.1 माइक्रोमीटर। माइकोप्लाज्मा एक तरह का सेल होता है, एक तरह का बैक्टीरिया होता है जिसकी सेल वॉल नहीं होती है, यानी कि उसके सेल मेम्ब्रेन के बाहर कोई भी पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर नहीं है। तो क्योंकि उसमें कोई सेल वॉल नहीं थी, सेल वॉल नहीं होती है, तो ये उसका कोई फिक्स शेप या साइज भी नहीं होता है, कोई फिक्स शेप नहीं होता है। माइकोप्लाज्मा इज एन बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया है, उससे हम कहते हैं पीपीएलओ। और बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया भी एक तरह का सेल है, तो ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी लेंथ होती है 3 से लेकर 5 माइक्रोमीटर। पीपीएलओ का फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये कैटल में निमोनिया कॉज करता है पीपीएलओ बैक्टीरिया। अच्छा, अब हम आते हैं रेड ब्लड सेल में, जो कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को लेके आने का काम करता है। उसका साइज़ कितना होता है? इसका डायमीटर होता है लगभग 7 माइक्रोमीटर। फिर आता है कोई भी एक यूकैरियोटिक सेल, उसका डायमीटर होता है 10 से लेकर 12 माइक्रोमीटर। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इन द अर्थ इज माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा सेल अगर कोई है इस अर्थ में तो वो है माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ, विच इज एन बैक्टीरिया, जो कि एक तरह का बैक्टीरिया है, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है, जो कि कैटल में निमोनिया कॉज करता है। लार्जेस्ट लिविंग सेल ऑन द अर्थ ऑस्ट्रिच एग, हमें मालूम होना चाहिए कि एग भी एक तरह का सेल ही है। तो सबसे बड़ा सेल जो धरती में है वो एक ऑस्ट्रिच नाम के पक्षी का सेल है। लार्जेस्ट लिविंग, अच्छा ऑस्ट्रिच एग मीन्स फीमेल गैमेट ऑस्ट्रिच। अच्छा, यहाँ पे ऑस्ट्रिच एग का मतलब, हमारा एग का मतलब वो नहीं है जो कि हम देखते हैं कि जो ऑस्ट्रिच जो कवर में जो हम मुर्गी का जैसे एग खाते हैं तो बाहर एक उसका शेल होता है, उसके अंदर उसका एग होता है, तो उसका मतलब उस एग से नहीं है, क्योंकि वो जो है वो तो बेबी है पूरा
जाइगोट मिला के जो भी बोलो, लिविंग सेल एक तरह का वो भी। लेकिन इसमें ऑस्ट्रिच एग का मतलब होता है एक फीमेल का गैमेट जो होता है, ऑस्ट्रिच का फीमेल गैमेट की बात हो रही है यहाँ पे। लॉन्गेस्ट लिविंग सेल इन अर्थ, जो सबसे लंबे समय तक रहता है पृथ्वी में, वो है नर्व सेल, न्यूरॉन्स जिसे हम कहते हैं। न्यूरॉन सेल कभी भी डिवाइड नहीं करते, वो हमेशा ही रहते हैं ज़िंदगी भर, तो उसे हम कहते हैं न्यूरॉन्स। शेप ऑफ सेल, शेप के क्या किस किस तरह के शेप के सेल के शेप होते हैं। पहला होता है आरबीसी जो कि राउंड होता है एंड बायोकन्वेक्स होता है। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी जो कि अमीबीड सेल होता है। फिर होता है एपिथेलियल सेल। कोई भी सेल अगर हम देखते हैं, जैसे कि जो भी एक सेल देखिए कि पेट की एक लाइनिंग में जो सेल होता है उसे हम कहते हैं एपिथेलियल सेल। तो ये कॉलम के शेप में होता है, जैसे लंबा करके होता है, लंबा करके होता है। और इनमें होते हैं बहुत सारे माइक्रोविली जो कि खाने को कैच करते हैं। फिर होता है नर्व सेल जो कि लंबे होते हैं, ब्रांच होते हैं, यानी कि उनकी ब्रांच निकली होती है। ये बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल भेजते रहते हैं एक न्यूरॉन सेल से दूसरे न्यूरॉन सेल में, जिसकी वजह से वो हमें मालूम होता है कि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है। किसने छुआ तो हमें मालूम होगा किसने छुआ, क्योंकि न्यूरॉन सेल ने एक खास तरह का सिग्नल भेजा था, और जो कि लास्ट में पहुँचता दिमाग तक। ट्रेकियाइड सेल प्रेजेंट इन द जाइलम ऑफ प्लांट्स, इलोंगेटेड होता है। मेजोफिल सेल्स, लीफ सेल, पत्ते के भीतर पाया जाने वाला सेल राउंड एंड ओवल टाइप का होता है। विद इन द सेल ये राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन दी टू ऑर्गेनेल्स, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ ईयर। यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है राइबोसोम्स की, जो कि राइबोसोम्स जो होता है, राइबोसोम्स ना कि सिर्फ साइटोप्लाज्म में होते हैं, वो और भी कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स में भी होते हैं, जैसे कि ईआर में होते हैं, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, या फिर क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं।